हो गया। गुड मॉर्निंग। तो कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसके कारण हमारी क्लास कुछ डिले हो गई है। तो कोई बात नहीं, नए नए एक्सपेरिमेंट्स हैं तो कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था, लेकिन कुछ पहले डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे। जो लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन था डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशन का, तो उसी से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं। मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। दूसरा एक और फॉर्मूला हमने लिखा था डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर डेल्टा टी। और तीसरा फॉर्मूला डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये 3 फॉर्मूले हमने लिखे थे और इनकी कंडीशंस भी मैंने आपको बताई थी कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। राइट नाउ अब मैं बात कर रहा हूं डेल्टा एन जी की। इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस है शीट में भी है, उनकी मैं बात कर रहा हूं। पर्टिकुलरली डेल्टा एन जी कैसे निकालना है वो हमें पता होना चाहिए। उसके लिए वापस एक क्वेश्चन मैं पुट कर रहा हूं, हो सकता है आप में से कुछ को वो ऑलरेडी पता हो। जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, लेट्स से ये केमिकल रिएक्शन है 2A कन्वर्टिंग इनटू 3B। यहां पर इस रिएक्शन का हमें डेल्टा एच दे रखा है, लेट्स से 50 किलो जूल पर मोल। ये जनरली इस तरह से लिखा जाता है। ये कुशल सक्सेना जो भी है इनको ब्लॉक कर दो, ये यहां से देख नहीं पाए, हटा दो इनको, है ना। तो डेल्टा एच इक्वल्स टू 50 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या ये तो समझ में आ रहा है कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इतनी हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी। बट क्वेश्चन ये है कि इतनी हीट कब एब्जॉर्ब होगी, जब ए का 1 मोल रिएक्ट करेगा तब, या ए के 2 मोल रिएक्ट करे, या बी का 1 मोल बनेगा तब, या बी के 3 मोल बनेंगे तब, या ए और बी की कितनी भी अमाउंट रिएक्ट करे या बने, हीट एब्जॉर्ब 50 किलो जूल ही होगी। क्वेश्चन मेरा वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, इतनी हीट कब एब्जॉर्ब होगी, जब ए का 1 मोल रिएक्ट करेगा, या 2 मोल, या 10 मोल, या 15 मोल, या चाहे कितना भी ए रिएक्ट कर जाए, हीट एब्जॉर्ब जो होगी वो 50 किलो जूल पर मोल ही होगी। राइट, आंसर दे सकते हो आप। इतनी हीट कब एब्जॉर्ब होगी, जब ए का 1 मोल रिएक्ट करेगा, या जब बी का 1 मोल बनेगा, या ए के 2 मोल रिएक्ट करेंगे, या ए के 10 मोल रिएक्ट करेंगे, कब? किसके कितने मोल वो लिखिए, ए के 1 मोल या बी के 1 मोल। सही, बहुतों के आंसर सही आए। इतनी हीट कब एब्जॉर्ब होगी, जब ए के 2 मोल के साथ, ए के 2 मोल से बी के कितने मोल बन रहे हैं, 3 मोल। यहां पर कंफ्यूजन किससे होता है, ये पर मोल से। इस पर मोल को हम ऐसे रीड करते हैं, पर मोल ऑफ रिएक्शन, पर मोल ऑफ रिएक्शन। और पर मोल ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू दी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू दी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जितने हैं उतने मोल्स रिएक्ट करने पर इतनी हीट एब्जॉर्ब होगी। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास राइट नाउ ए के 2 मोल है, ये कह रहा है कि अगर ए के 2 मोल रिएक्ट करेंगे तो 50 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब होगी। चाहे रिएक्शन कुछ और भी हो सकती है, लेट्स से अगर मैं रिएक्शन ऐसे कुछ लिख सकता हूं, 2A प्लस 3C कन्वर्टिंग इनटू, या 2A प्लस 4C 3B, ये कोई रिएक्शन है 5D।
ये इस रिएक्शन का डेल्टा एच है 50 किलो जूल, यहां पर भी पर मोल आएगा। इसका मतलब भी यही है, जब ए के 2 मोल के साथ बी सी के 4 मोल रिएक्ट करके बी के 3 मोल और डी के कितने मोल बनाएंगे 5 मोल, तब इतनी हीट एब्जॉर्ब होगी। अब अगर आप इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, 4a प्लस 8c कन्वर्टिंग इनटू 6b प्लस 10d, डेल्टा एच इक्वल्स टू 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया 100 किलो जूल पर मोल। जिस तरह से जिस फैक्टर से आपने रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया, डेल्टा एच भी उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अभी भी पर मोल आएगा। लेकिन यहां पर अब पर मोल का मतलब जब ए के 4 मोल सी के 8 मोल के साथ रिएक्ट करके बी के 6 और डी के 10 मोल बनाएंगे तो इतनी हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी। ऑब्वियसली बात है, क्वांटिटी डबल हो गई तो हीट एब्जॉर्ब भी डबल हो जाएगी। तो इसीलिए किसी भी रिएक्शन को जब आप रिएक्शन का डेल्टा एच लिखते हो तो याद रखना रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए। एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन का डेल्टा एच नहीं लिखा जा सकता, रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए। फिर आप जिस फैक्टर से रिएक्शन को मल्टीप्लाई करोगे, डेल्टा एच भी उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पर मोल हमेशा आएगा। पर मोल का मतलब है कि पर मोल ऑफ रिएक्शन, तो ये याद रखना। नाउ अब ये तो बात हुई डेल्टा एच क्या होता है एक रिएक्शन का, वो मैंने आपको यहां पर बताया। इसको थोड़ा फील करना है तो कांस्टेंट प्रेशर पर आप इस डेल्टा एच को किसकी तरह सोच सकते हो, हीट की तरह, कि हाँ अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये जो डेल्टा एच है वो क्या बता रहा है, हीट के अंदर से इतनी हीट बाहर जा रही है, बाहर से अंदर आ रही है। नाउ अगर ये सभी सब्सटेंस गैसेस स्टेट में है, अगर ये गैसेस स्टेट में है मान लेते हैं, तो अब इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी क्या होगा। अगर हम उसकी बात करें तो इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी यहां से देखिए 3 + 5 8 4 + 2 6, डेल्टा एन जी क्या है कि रिएक्शन होने पर मोल्स में कितना चेंज हो रहा है। तो यहां पर इस पर्टिकुलर रिएक्शन का अगर आप डेल्टा एन जी पूछोगे तो ये कितना आएगा 2 8 - 6। लेकिन यहां पर अगर इसी रिएक्शन का हमें डेल्टा एन जी निकालना है, ये अब अलग हो जाएगा 16 - 12, इसका डेल्टा एन जी कितना होगा 4। यानी रिएक्शन वही है बट अलग तरह से अगर आप बैलेंसिंग कर रहे हो तो उसका डेल्टा एन जी भी अलग होगा। एरर कहां होती है वो मैं बता देता हूं। एरर ये होती है कि जब हम ये फॉर्मूला लिखते हैं डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, तो अगर आप डेल्टा एच 50 किलो जूल लिख रहे हो तो डेल्टा एन जी 2 होगा। अगर डेल्टा एच 100 किलो जूल लिख रहे हो तो डेल्टा एन जी 4 होगा। यानी जिस रिएक्शन का डेल्टा एच होगा, डेल्टा एन जी भी उसी रिएक्शन का होना चाहिए और डेल्टा यू भी उसी रिएक्शन का आएगा। होता क्या, डेल्टा एच हम किसी और रिएक्शन का लिख देते हैं, डेल्टा एन जी जो है वो हम किसी और रिएक्शन का लिखते हैं, तो वो गलत होगा, ये पता होना चाहिए। चलिए इसी पर कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं इसी के ऊपर कि किस तरह से आपको इसको मैनेज करना है। तो क्वेश्चन लिखिए, 2 moles of H2O, 2 moles of H2O liquid are converted into H2O gas by giving 100 kilojoule heat at 400 Kelvin and 1 atmosphere. And 1 atmosphere. Find delta H and delta U
for given change, delta H and delta U for given change. ये कुछ डेटा गिवन है, आपको डेल्टा एच और डेल्टा यू बताना है क्या होगा। डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मोल्स अगर बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव, मोल्स कम हो रहे हैं तो नेगेटिव। बेसिकली क्या करना होता है डेल्टा एन जी में, प्रोडक्ट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अच्छा, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी आसान करने के लिए को थोड़ा आसान करने के लिए काम करना, आर की वैल्यू 8 जूल पर केल्विन पर मोल ले लेना। 8 जूल पर केल्विन पर मोल ले लेना। इसमें से मैं बता दूं एक डेटा आपको बहुत, डेल्टा एच और डेल्टा यू में एक तो पता ही है आपको, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा सोचना है। यस, डेल्टा एच हमें पता है। क्यों? क्योंकि जो लिखा हुआ 100 किलो जूल, ये किस पर लिखा हुआ है? एट 1 एटमॉस्फेयर, यानी हीट दे रखी है आपको एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये जो हीट है वही क्या हो जाएगी? डेल्टा एच। तो डेल्टा एच के लिए तो आपको कुछ करना ही नहीं है, डेल्टा एच ये 100 किलो जूल जो है यही आपका क्या हो गया? डेल्टा एच। अब आपको क्या निकालना है? डेल्टा यू और निकालना है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट होती है वही डेल्टा एच है। तो डेल्टा एच तो हमें पता है, अब हमें क्या निकालना है? डेल्टा यू। अब मैं बताता हूं डेल्टा यू कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला यही, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब दो तरीके हैं, अगर आप ये रिएक्शन यूज कर रहे हो तो इसके अंदर H2O के 2 मोल नहीं, H2O का एक ही मोल है, 1 मोल ही कन्वर्ट हो रहा है, जबकि यहां पर ये जो डेल्टा एच है ये कितने मोल का है? 2 मोल का है। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच 100 किलो जूल नहीं है। मैं दोनों तरीके आपको लिख रहा हूं यहां पर, दोनों तरीके से इसको बता रहा हूं। या तो एक ऑप्शन, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अब इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या लिख सकता हूं मैं? 100 किलो जूल। हाँ, यहाँ पर रिएक्शन के साथ जब भी लिखोगे तो ये पर मोल आएगा, ये 2 मोल के लिए, और इसका डेल्टा एन जी भी कितना हो जाएगा? 2 माइनस 0, क्योंकि ये तो लिक्विड है, तो 2 माइनस 0, यहाँ पर ये हो गया 100 किलो जूल।
ये ध्यान रखना, जूल किलो जूल, डेल्टा यू डेल्टा एन जी कितना 2, आर की वैल्यू 8 मैंने बता दी थी, इंटू 400 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो गया 32 64 6.4, तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा 100 माइनस 6.4। दूसरा तरीका, आप ऐसे भी कर सकते हो, H2O लिक्विड कन्वर्टिंग इनटू H2O गैस, इस रिएक्शन का अब जो डेल्टा H होगा, क्योंकि 1 मोल कन्वर्ट हो रहा है तो 50 किलो जूल पर मोल। अब आप पहले 1 मोल के लिए सारी कैलकुलेशन कर लो, 1 मोल का डेल्टा यू निकाल लेते हैं, तो 50 किलो जूल डेल्टा H डेल्टा यू, ये भी 1 मोल का ही आएगा, और यहां पर अब हम जो डेल्टा एन जी लिखेंगे वो भी 1 आर इंटू 400 डिवाइडेड बाय 1000, तो यहां पर 50 माइनस 3.2 हो जाएगा डेल्टा यू, लेकिन ये 1 मोल का है, फिर से इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा 2 मोल से। तो ये एक बेसिक पार्ट है, बी केयरफुल, जिस रिएक्शन का डेल्टा एच होगा उसी रिएक्शन का आपको डेल्टा एन जी यूज करना होगा। जो मैंने डेल्टा एच दिया है क्वेश्चन में, आप देखो वो इनिशियली जो दे रखा है 2 मोल्स का है, 2 मोल्स लिखा हुआ है, आर कन्वर्टेड, और उसमें कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है 100 किलो जूल। एक और एग्जांपल करते हैं, हंड्रेड किलो जूल heat is evolved, 100 kilojoule heat is evolved when 2 moles of 2 moles of C3H8 is burnt with oxygen at 300 Kelvin in a closed rigid container, closed rigid container, find delta H and delta U for above change. R की वैल्यू 8 जूल पर मोल पर केल्विन ले लेना।
यहाँ पर अगेन हमें डेल्टा एच और डेल्टा यू में से एक पता है, और आई थिंक कह सकते हो डेल्टा यू पता है, लेकिन डेल्टा यू पॉजिटिव नहीं होगा क्योंकि लिखा हुआ है हीट इवॉल्व लिखा हुआ है, इसीलिए डेल्टा यू की वैल्यू जो होगी वो -100 किलो जूल होगी। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंबशन की रिएक्शन तो हम सबको पता है कि C3H8 की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, प्रोडक्ट क्या बनता है CO2 और H2O। CO2 और H2O, लेकिन हाँ H2O की फिजिकल स्टेट क्या होगी, टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 केल्विन, तो H2O की फिजिकल स्टेट क्या होगी लिक्विड, डेल्टा Ng। अब अगेन यहां पर इश्यू है, ये 100 किलो जूल जो दे रखा है वो कब है, जब 2 मोल के लिए है, और यहां से जब आप डेल्टा Ng निकाल रहे हो तो वो कितने मोल के लिए निकाल रहे हो 1 मोल के लिए, तो फिर इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि हमने C3H8 की कितने मोल्स लिए 2 मोल। तो आप पहले इसी का डेल्टा Ng निकाल लीजिए, इसका डेल्टा Ng 3 और इधर करेंगे तो -6, तो डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, लेकिन हमारे फॉर्मूले में जो पुट होगा -3 नहीं -6 होगा, तो डेल्टा H निकालना है, डेल्टा U -100 किलो जूल, ये 2 मोल का डेल्टा U है, इसीलिए यहां पर डेल्टा Ng भी 2 मोल का होगा, -6 × 8 × टेम्परेचर 300 डिवाइडेड बाय 1000। सॉल्व करना होगा 48 × 3, तो 48 × 3 कितना हो गया 144, यानी 14.4 -14.4 किलो जूल, तो आंसर इज -114.4 किलो जूल। ठीक है, तो ये था डेल्टा एच डेल्टा यू। जेई में इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, जेई एडवांस की शीट में मैं आपको बताऊंगा पर्टिकुलर इस कॉन्सेप्ट पर। हाँ, लेकिन इन दोनों केसेस में तो मैंने डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी वाला ही फॉर्मूला यूज किया। क्यों यूज किया, बिकॉज हमारे पास P1 V1 P2 V2 की इंफॉर्मेशन नहीं थी। अगर P1 V1 P2 V2 की इंफॉर्मेशन होती तो हम पहले कौन सा फॉर्मूला यूज करते, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। जो लास्ट टाइम मैंने होमवर्क दिया था उसमें से कुछ क्वेश्चन इस पर भी बेस्ड है। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करो, क्योंकि हो सकता है इसके कारण नहीं हो पा रहे हो, तो आप वापस से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और इनको आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो आगे यहां पर जो शीट के अंदर मैंने होमवर्क दिया था, O1 की मैं बात कर रहा हूं। O1 में मैंने आपको जो होमवर्क दिया था वो दिया था 1 से लेके 29 तक, 1 से लेके 29 तक। इसमें कोई डाउट है क्या?
1 से लेके 29 तक। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप अभी नहीं पूछोगे, एक बार खुद वापस से ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो एरिया इनक्लोज्ड होगा वो वर्क डन के बराबर होगा। एरिया इनक्लोज्ड निकालना होगा, ये फिजिक्स में पढ़ चुके हो। पीवी डायग्राम में एरिया जो होता है एरिया अंडर द कर्व और या एरिया इनक्लोज, तो इसका एरिया निकालना आपको। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 5p, ये कितनी होगी 4p, 5p इंटू 2v ट्राइंगल है इंटू हाफ। क्वेश्चन नंबर 8, थर्मली इंसुलेटेड है तो Q तो क्या हो जाएगा 0। और यहां पर एक चीज मैं बता दूं, ये जो वर्क डन लिखा हुआ है ये पीवी वर्क नहीं है, क्योंकि पीवी वर्क में तो वॉल्यूम चेंज होता है, तो वो तो हम कर ही नहीं रहे। बस स्टिल जो वर्क डन की फिर बात की गई तो वो एक नॉन पीवी वर्क है स्टेयरिंग वाला, और हम कर रहे हैं तो वो नॉन पीवी वर्क जो होगा वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो नॉन पीवी वर्क इज पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर सेम लॉजिक यहां पर यूज होगा। एरिया इंक्लोज जो होता है, लेकिन यहां पर साइक्लिक और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ये अलग अलग है। तो एक का एरिया अगर पॉजिटिव क्लॉकवाइज और इसका एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो टोटल वर्क डन होगा वो हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर टोटल वर्क डन जो होगा वो 0 हो जाएगा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसमें वर्क डन का साइन अलग अलग होता है, एक का पॉजिटिव तो दूसरे का नेगेटिव। अब वो ये आपको सोचना है किस तरह से किसका क्या होता है, वो आप खुद बैठ के डिसाइड कर सकते हो, लेकिन हाँ आएगा दोनों का अपोजिट तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर ये साफ दिख रहा है कि आइडियल गैस है और उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर क्वेश्चन नंबर 21 में टेम्परेचर बढ़ रहा है, आइडियल गैस है। फॉर्मूला क्या लग जाएगा एनसीपी डेल्टा टी, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेल्टा एच की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी। दूसरा अगर हम इस कर्व को देखें क्वेश्चन नंबर 21 में, तो प्रेशर में ज्यादा चेंज नहीं आया, प्रेशर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा होगा, और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में Q दे रखा है, डेल्टा यू निकालना है। आप वर्क डन निकाल लीजिए। वर्क डन का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एरिया अंडर द कर्व। ये याद रखिए, वर्क डन के लिए एरिया अंडर द कर्व वर्क डन हो जाएगा। तो यहां पर एरिया अंडर द कर्व से वर्क डन निकाल लीजिए। लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, पी डीवी, ये P इंटू डीवी, जैसे Y इंटू डी एक्स, ये क्या होता है एरिया। तो अगर
कब, जब y वर्सेस x का कर्व प्लॉट करो तो PdV से आपको क्या पता चल जाएगा, वर्क डन पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड 1 मोल ऑक्सीजन डेल्टा Ng, इसका क्या हो जाएगा -1, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस -1 इंटू RT। ये तो बहुत क्लियर है, कंबशन की रिएक्शन है तो इस रिएक्शन का डेल्टा H भी नेगेटिव होगा, डेल्टा U भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव और ये टर्म भी नेगेटिव, तो डेल्टा H भी नेगेटिव। लेकिन डेल्टा H ज्यादा नेगेटिव होगा तो आप विथ साइन कंपेयर करोगे तो डेल्टा H की जो वैल्यू होगी वो डेल्टा U से कम होगी। विथ साइन हम कंसिडर कर रहे हैं, डेल्टा H ज्यादा नेगेटिव होगा इसीलिए डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा U से कम होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 या क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो डेल्टा Ng की वैल्यू क्या आ रही है 0, H2 प्लस Cl2 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस HCl, डेल्टा Ng 0, तो जो डेल्टा H होगा वही डेल्टा U भी हो जाएगा। तो डेल्टा H और डेल्टा U में कोई डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन नंबर 27 में। हाँ, लेकिन ये जो डेल्टा H आपको दे रखा है ये डेल्टा H 1 मोल H2 के लिए है, 1 मोल Cl2 के लिए, जबकि यहाँ पर कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं 3 मोल्स, तो यहां पर उसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 में डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U इक्वल्स टू -185, ये 1 मोल के लिए, हमें कितने मोल के लिए निकालना है 3 मोल्स के लिए, तो 185 इंटू 3। जबकि क्वेश्चन नंबर 28 में 70 ग्राम इथिलीन और 73 ग्राम HCl है। चेक करो लिमिटिंग कौन है, उतने ही मोल्स रिएक्ट कर रहे होंगे। HCl के अगर हम मोल्स निकालें तो HCl के 2 मोल्स हैं और इथिलीन के मोल्स उससे ज्यादा है, तो लिमिटिंग कौन हुआ HCl, तो HCl के 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपको 2 मोल HCl के अकॉर्डिंग सोचना है जैसे अभी हमने किया था। लेकिन आपको पहले 2 मोल HCl के लिए कैलकुलेट करना होगा, या तो आप पहले पूरा 1 मोल के लिए कर लीजिए क्योंकि रिएक्शन में जो डेल्टा H दे रखा है वो भी 1 मोल HCl का है, तो पहले 1 मोल HCl का डेल्टा U निकालो और 1 मोल HCl का डेल्टा U निकालने के बाद फिर उसको 2 टाइम्स आपको करना होगा। ठीक है, एक एक बार इनको और ट्राई करिए, हिंट में दे चुका हूं इनके बारे में। एक क्वेश्चन नंबर 29, चलिए ये भी बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 29, सबसे पहले वर्क डन निकालना होगा। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 1, वॉल्यूम 1 लीटर से 4 लीटर कितना हो गया, तो ये हो गया -300 जूल, ये वर्क डन आ गया। यहां पर इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है तो फाइनल टेम्परेचर निकालना होगा P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2, तो 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 300, फाइनली प्रेशर 5, वॉल्यूम 4, टेम्परेचर आपको निकालना है, तो ये T2 की वैल्यू कितनी आ गई 600 केल्विन।
हीट कैपेसिटी दे रखी प्रोसेस की, हाँ यहाँ पर मोलर हीट कैपेसिटी नहीं, हीट कैपेसिटी दे रखी है। हीट कैपेसिटी जो भी प्रोसेस हो रहा है, अब पर मोल नहीं है ये, तो आपको यहाँ पर एक तरह से n इंटू सी का डेटा दे रखा है। n इंटू सी कितना 50, टेम्परेचर चेंज कितना हो गया 300, किलो जूल में कन्वर्ट करोगे या जूल 15,000 जूल, किलो जूल में निकालेंगे तो 15 किलो जूल। Q आ गया, W आ गया। अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा। इससे आप डेल्टा U निकाल सकते हो, Q प्लस W, तो डेल्टा U की वैल्यू हो जाएगी 15 माइनस 0.3 किलो जूल। ये डेल्टा U आया है, और अब डेल्टा U से आपको वापस से क्या निकालना होगा, डेल्टा H। तो फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस NR डेल्टा T। डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस NR डेल्टा T, या डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। दोनों फॉर्मूले से कोई भी एक फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा, क्योंकि पाथ का आइडिया नहीं है। बस ये कहा जा रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी इनिशियली भी V है, फाइनली भी V है, तो उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा जो इंफॉर्मेशन गिवन है। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहे, ये कोई जरूरी नहीं है, तो उस केस में फिर वर्क डन क्वेश्चन नंबर 6 में 0 नहीं होगा। बट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में दोनों जगह वॉल्यूम, फर्स्ट पार्ट में V और V है, तो मानना ही पड़ेगा कि वो कांस्टेंट वॉल्यूम है, और सेकंड पार्ट में वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, तो वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में वॉल्यूम कांस्टेंट मानना है, सेकंड पार्ट में प्रेशर कांस्टेंट मानना है, ठीक है। चलिए, आज का टाइम थोड़ा पहले उसमें चला गया, नहीं तो हमें आइसोथर्मल प्रोसेस स्टार्ट करना था। तो यहाँ पर हमने एंथैल्पी को कंप्लीट किया है। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, अब हम अलग अलग प्रोसेस की यहाँ पर बात करेंगे। हर एक प्रोसेस के लिए हम कुछ फॉर्मूले डिराइव करेंगे, जैसे आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और एडियाबेटिक। इनके लिए हमें वर्क डन, हीट ट्रांसफर, डेल्टा एच, डेल्टा यू, इन सब के फॉर्मूले हमें डिराइव करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में बता चुका हूं, हिंट दे चुका हूं, सफिशिएंट है। अब खुद सोचो उस पर कैसे करना है। सारे एक जैसे हैं, 26, 27, 28, ये सब एक जैसे हैं। खुद सोचो क्या करना है इस पे। तो लेकिन अब चलिए, टाइम नहीं बचा है, आगे वापस आपकी नेक्स्ट क्लास भी है, तो ये हम अब नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। होमवर्क जो है वो मैं आपको ग्रुप पे बता दूंगा कि और आगे आपको क्या होमवर्क यहाँ पर करना है, वो आपको ग्रुप पे मैं बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।